गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं अपनी 6th क्लास की हिस्ट्री का 8वां अध्याय है, 8th चैप्टर है गांव, शहर और व्यापार। ठीक है, नोट्स के जरिए जो हमारी रिवीजन चली हुई थी, बीच में एमसीक्यूज़ की क्लासेस आई हैं। ठीक है, तो आज हम 8th क्लास अपनी एट्थ चैप्टर जो है वो आज करने वाले हैं गांव, शहर और व्यापार। चलिए शुरू करते हैं। लोहे के औजार और खेती। तो जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे जो है आपके पास नोटिफिकेशन क्लासेस की आती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लोहे के औजार और खेती, इसके बारे में पढ़ेंगे। लगभग 3000 वर्ष पूर्व इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू हुआ। कब हुआ? लगभग 3000 वर्ष पूर्व। लोहे के औजार और हथियार महापाषाण कब्रों में बड़ी संख्या में मिले हैं। क्या मिले हैं? जो लोहे के हथियार हैं वो महापाषाण कब्रों में बड़ी संख्या में मिले हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व लोहे के औजारों का प्रयोग बढ़ा, जिससे जंगलों को साफ करने के लिए हलों के फाल बनाए गए। इस प्रकार कृषि का उत्पादन बढ़ा। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि लोहे के जो औजार हैं उनका प्रयोग मतलब कब कब बढ़ा, कितने साल पहले बढ़ा? तो लगभग 2500 साल पहले। ठीक है, जिससे क्या किया गया? जंगलों को साफ करने के लिए हलों का जो है प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, और उससे क्या है? उत्पादन भी बढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिंचाई, इसके बारे में पढ़ेंगे। आवाज़ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा स्टूडेंट, थोड़ी सी तबीयत जो है ख़राब चली हुई है। ठीक है, फिर भी हम अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे। राजाओं और उनके राज्यों के बने रहने के लिए समृद्ध गांव की आवश्यकता थी। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। ठीक है, ये सिंचाई के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा, गांव में कौन रहते थे? देश के उत्तरी हिस्से में ग्राम भोजक, गांव के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहते थे। तो यहाँ पूछा गया कि गांव में कौन रहते थे? तो देश के जो उत्तरी हिस्सा था उसमें ग्राम भोजक रहते थे, और गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था उसको ग्राम भोजक कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था एग्जाम में। ठीक है, कि ग्राम भोजक आपको मैं चीट करने के लिए दे देगा, एक तरफ ग्राम भोजक लिखेंगे और दूसरी तरफ आपको बताएंगे कि ग्राम भोजक क्या होता है। जो गांव का प्रधान व्यक्ति होता है उसको ग्राम भोजक कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, यह पद जो है आनुवांशिक, मतलब एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। तो आनुवांशिक तो मैंने पहले भी बताया था जब हमने थ्योरी क्लासेस करी थी, या इससे पहले जो चैप्टर किया था उसमें भी बताया था। वंश आनुवांशिक जो होता है मतलब एक ही वंश के चलते हुए, जैसे हमारे दादा हैं, फिर हमारे पापा हैं, फिर हम हो गए, फिर हमारे बच्चे हो गए, तो एक ही पीढ़ी के चलने वाले लोग जो है वो आनुवांशिक होते हैं। और वही जो लोग हैं इस पद को बार बार जो है ग्रहण करते थे। इस पद पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जिसके पास सबसे ज़्यादा जो है भूमि होती थी। इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। कौन करता था? दास और मजदूर। थोड़ा सा कोल्ड हो गया है। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा इग्नोर करेंगे। प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही देते थे। ये न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। जो ग्राम भोजक हैं उनके बारे में बता रहे हैं, एक बार दोबारा सुन लेंगे। जो ग्राम भोजक का पद होता था वो आनुवांशिक होता था, जैसे एक ही परिवार के लोग, जैसे हमारे दादा पापा, फिर हम, फिर हमारे बच्चे, फिर उनके बच्चे, तो एक ही परिवार के चलते हुए जो लोग हैं उसी पद को बार बार जो है ले रहे हैं, वो आनुवंशिक है। इस पद पर जो है गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी। इनकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। प्राय राजा भी जो है कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देता था, मतलब इनको कर वसूलने का काम भी इन्हीं को दे देते थे। ये जो है न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का भी काम कर लेते थे। किनके बारे में बात हो रही है?
जो ग्राम भोजक है उनके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है गृहपति। जो गृहपति है वो क्या होते हैं? जो स्वतंत्र कृषकों को गृहपति कहते थे। जो स्वतंत्र कृषक हैं उनको गृहपति कहते थे। जो छोटे किसान होते थे, कौन होता था? जो छोटे किसान होते थे, ठीक है, जो स्वतंत्र होते थे उनको गृहपति कहा जाता था। नेक्स्ट देखेंगे दास कर्मकार, इसके बारे में पढ़ेंगे। इनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, यह दूसरों के जमीन पर काम करके अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है। ये दास कर्मकार के बारे में बताया गया है। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकारी भी रहते थे। देश के दक्षिण हिस्से में तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, साधारण हलवाओं को उणवार और भूमिहीन जो भूमिहीन होते थे दास कैडिसियार और अदमई कहलाते थे, ठीक है। ये हमने पढ़ा दास कर्मकार के बारे में। एक बार दोबारा देख लेंगे। इनके पास अपनी जमीन नहीं होती थी, यह दूसरों की जमीन पर काम करने का जो है अपना जीवन यापन करते थे। अधिकांश गांव में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकारी भी रहते थे। देश के दक्षिण हिस्से में तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्ला, जो बड़े भूस्वामी थे उनको वेल्ला कहा जाता था। साधारण हलवाओं को उणवार, भूमिहीन जो दास होते थे उनको दास कैडिसियार और अदमई कहलाते थे। इसको अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट, ये क्योंकि कई बार ये है जो है एग्ज़ाम में आया हुआ है ये चीज़ें, ठीक है। कि जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको क्या कहते थे? वेल्ला। साधारण हलवाओं को क्या कहते थे? उणवार। और जो भूमिहीन मजदूर होते थे उनको क्या कहते थे? दास कैडिसियार और अदमई, ठीक है। और ग्राम भोजक क्या होता था? जो गांव का मुखिया होता था। इन तमिल नामों का उल्लेख संगम साहित्य में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? संगम साहित्य में। हाँ, 2-3 दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हो रही है। चलिए, क्लासेस तो लेनी ही है। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई है। कब की गई? लगभग 2300 वर्ष पूर्व, ठीक है। इनकी रचना इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सिक्के। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो लगभग 500 साल चले। कितने साल चले? 500 साल। सबसे पुराने सिक्के कौन थे? आहत सिक्के। इसे चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत करके बनाया जाता है। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। तो जो आहत सिक्के हैं उनको कैसे बनाया जाता था? मतलब तांबे के और चांदी की कुछ वो ले लेते थे, तांबा और चांदी ले लेते थे और उनको गोल आकार में काट कर उनको आहत करके उन पर थप्पा लगा के उनको बनाया जाता था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी नगर जो अनेक गतिविधियों के केंद्र हैं। मथुरा नगर 2500 साल से भी ज़्यादा समय से महत्वपूर्ण रहा है। यह यातायात और जो है व्यापार के 2 मुख्य स्रोतों पर स्थित था। एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहरों की चारों ओर किलेबंदी थी। इससे अनेक मंदिर थे। यह बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। इसके बारे में बात हो रही है, ये मथुरा के बारे में, ठीक है। दोबारा देखेंगे। जो मथुरा नगर है वो लगभग जो है 2500 साल से भी ज़्यादा समय से महत्वपूर्ण रहा है। यह यातायात और व्यापार का के 2 मुख्य स्रोतों पर स्थित है। रास्तों पर जो है स्थित था। एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। यह बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। मथुरा शहर में रहने वालों के लिए भोजन आसपास के किसान तथा पशुपालक जुटाते थे। मथुरा जो है कुषाण की दूसरी राजधानी लगभग 2000 साल पहले बनी। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। आज भी है मथुरा वृंदावन जो है कृष्ण, वहाँ पे कृष्ण की ज़्यादा मान्यताएं हैं। वहाँ पे कृष्ण भक्ति ज़्यादा होती है, कृष्ण राधा की। मथुरा वृंदावन उस साइड है ना, तो आज भी है। देखिए
मथुरा में पर, परस एक सेकेंड परस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। इसमें स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए गए दान का उल्लेख है। इस प्रकार के दान शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकारी करते थे। जो दान था वो कौन करता था? राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी और शिल्पकारी। मथुरा सॉरी मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, जो माला बनाते थे वो, और इत्र बनाने वालों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी शिल्पकार तथा शिल्प तथा शिल्पकार, इसके बारे में पढ़ेंगे। पुरास्थलों से मिट्टी के बहुत ही जो है पतले और सुदूर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहते हैं। तो उत्तरी काले चमकीले पात्र किनको कहा जाता था? जो पुरास्थलों में मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई कपड़े के उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। तो श्रेणी किनको कहते थे? जो शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाते थे उनको श्रेणी कहा जाता था। ये चीज़ें भी पूछी गई है, जो है एग्जाम में ये चीज़ें भी आई हुई थी। देखो आपको ऐसे दे देगा, एक तरफ श्रेणी, एक तरफ कमकार, एक तरफ जो हलवाई जो है वेल्ला क्या होते हैं, तो आपको फिर मैच इट करने के लिए दे देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिए। जो श्रेणी है वो किसको कहते थे? जो शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने अलग संघ बनाने लगे थे उनको श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना तथा कच्चा माल उपलब्ध कराना था, तथा जो तैयार माल है उनका वितरण करना था। ठीक है, तो श्रेणी थे, उनका क्या काम था? श्रेणियों का काम था प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना था। व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जो है जमा रखते थे। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि श्रेणियां क्या बैंकों के रूप में काम करती थी? जी हाँ, जो श्रेणियां होती थी वो बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। लाभ के इस धन का निवेश किया जाता था। लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, या फिर जो है मठ आदि को दिया जाता था। नेक्स्ट है अरिकामेडु। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पतन था, जहां दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम होगा। तो पतन हमने पढ़ा था ना जब हमने थ्योरी क्लासेस करी थी, जहाँ पे मतलब एक ये स्थान होता है, यहाँ पे ये मतलब ऐसे कंटीली सी जो है यहाँ पानी होता है इधर, और इस जहाँ पे ये जहाज आके रुक जाते हैं इनको पतन कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के जो है एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जाते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही एराटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। रोम के डिज़ाइन जैसे बर्तन मिले हैं, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। मतलब जैसे रोम में मिलते थे बर्तन, वैसे ही यहाँ भी मिले हैं, लेकिन मतलब वो वहीं पे बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। कपड़े की रंगाई के छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं। शीशों और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने से जो है पर्याप्त उनके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है व्यापार और व्यापारी। सोना, मसाले, खासकर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए दक्षिण भारत जो है प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत के बारे में बताया है, वहाँ पे क्या था? सोना, मसालों में क्या? खासकर काली मिर्च, जिसको काले सोने के नाम से भी जाना जाता है। काली मिर्च को ये क्वेश्चन आया हुआ था कि काले सोने के नाम से किसको जाना जाता था? तो लोग जो स्टूडेंट थे, जो विद्यार्थी हैं, वो मतलब ऑप्शन में कोयला मतलब कोयला
दे रखा था, तो कोयला ही उसका आंसर लगा के आए हैं। लेकिन जो काला सोना है उसको दक्षिण भारत में काली मिर्च को काले सोने के नाम से जाना जाता था। ठीक है। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की बहुत मांग थी, इसे काले सोने के नाम से भी बुलाते थे रोमन साम्राज्य में। ठीक है। व्यापारी इन सामानों को रोम तक समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते पहुंचाते थे। कैसे पहुंचाते थे? समुद्री जहाजों और जो है सड़कों के रास्ते। अनेक एक सेकेंड। अनेक रोमन सोने के सिक्के जो दक्षिण भारत में मिले हैं, इससे पता लगता है कि उन दिनों रोम के साथ अच्छा जो है व्यापार चल रहा था। तो कैसे पता चलता है? क्योंकि वहाँ पे रोम के सिक्के मिले हैं ज़्यादा, तो इससे पता चल रहा है कि वहाँ पे उनका व्यापार अच्छा चल रहा था, लेन देन अच्छी थी। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। कुछ समुद्र के किनारे चलते थे तो कुछ जो है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक जो है अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ अपनी यात्रा जल्दी ही जो है पूरी कर लेते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, समुद्र तटों से लगे राज्य, इसके बारे में जानेंगे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे जो है उपजाऊ है। जिसका मैदान कावेरी का। लगभग 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में 3 शासक चोल, चेर, पांड्य काफी जो है शक्तिशाली माने जाते थे। इन्हें संगम कविताओं में मूवेंदार, जो 3 मुखिया जो है जिनको कहा जाता है, मूवेन ऐसे आया हुआ था कि मूवेंदार किसको, मतलब 3 मुखिया किसको कहा जाता है? मूवेंदार को। ठीक है। और कौन से है ये 3 मुखिया? मूवेंदार कौन है? चोल, चेर और पांड्य। ठीक है। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। कितने? जो 3 मुखिया थे, चोल, चेर और पांड्य, उनके जो है दो दो सत्ता केंद्र थे। एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में। एज इट इज जो है ये क्वेश्चन बना हुआ था। देखिए जो एग्ज़ाम होता है इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, एनसीईआरटी के अंदर से ही आता है डिटो, ए टू जेड जो है सारी लाइनें एनसीईआरटी से ही आती हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि एक भी लाइन जो मैंने उसमें थ्योरी क्लासेस करवाई है, कोई भी लाइन नहीं छोड़नी है हमें। जो साइड में बॉक्सेस दिए होते हैं वो भी नहीं छोड़ने होते हैं, क्योंकि कहीं से भी उठा के जो है क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है। तो हम बहुत ही अच्छे से, जो भी नया स्टूडेंट जुड़ रहा है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी है हमारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, आप ज़रूर देखिएगा जाके। ठीक है। और उसके बाद जो है थ्योरी ये नोट्स के दौरान हम रिवीजन करवा ही रहे हैं और एमसीक्यूज़ भी हमारे साथ साथ चले हुए हैं। हमारी अभी तो एग्ज़ाम भी थोड़ा डिले हो गया है, तो बहुत ही अच्छे से हम अपनी तैयारी कर लेंगे। देखिए इनमें से 2 जो है केंद्र महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा जो है पांडवों की जो राजधानी थी मदुरई। तो जो चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम, और पांडवों की जो राजधानी थी मदुरई। ये मुखिया लोगों से करने लेकर उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी सैनिक अभियानों पर आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाही तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों में उन मुखियाओं की प्रशंसा में अनेक कविताएं जो है लिखी गई, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ, सुंदर कपड़े देते थे। इसके 200 वर्षों बाद पश्चिमी भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सभी सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ के स्वामी जो है कहा जाता था। जो सातवाहन शासक थे उनको दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि दक्षिणापथ का स्वामी किसको कहा जाता था? जो सातवाहन शासक थे। ठीक है। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था।
ये क्वेश्चन भी आया हुआ था कि गौतमी पुत्र सतकर्णी कौन था? सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा। या ऐसे बन सकता है सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। इसके बारे में गौतमी बलश्री उसकी माँ द्वारा दान जो है किए गए अभिलेख से पता चलता है। उसने पूर्वी पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसके बारे में देख लेंगे। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग जो है शुरुआत कब हुई? लगभग 3000 वर्ष पूर्व। जो उपमहाद्वीप है उसमें लोहे का प्रयोग की शुरुआत कब हुई? लगभग 3000 वर्ष पूर्व। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के कब हुए? लगभग जो है 2500 वर्ष पूर्व। संगत साहित्य की रचना की शुरुआत कब हुई? संगम साहित्य की रचना की शुरुआत हुई लगभग 2300 वर्ष पूर्व। अरिकामेरु का पतन लगभग 2200 तथा 1900 वर्ष पूर्व। रेशम बनाने की खोज लगभग 7000 वर्ष पूर्व। चोल, चेर तथा पांड्य लगभग 2300 वर्ष पूर्व। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग कब हुई? लगभग 2000 वर्ष पूर्व। कुषाण शासक जो कनिष्क है वो कब आया? लगभग 1900 वर्ष पूर्व। फासियन का भारत आना, मतलब जो फासियन था वो भारत कब आया? लगभग 1600 वर्ष पूर्व। स्वान का भारत की यात्रा, अप्पार की शिव स्तुति की रचना कब हुई? लगभग 1400 वर्ष पूर्व। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा आज का जो नोट्स के जरिए हमारी रिवीजन चली हुई थी उसका 8th चैप्टर है 6th क्लास का। मैं आपको पूरा यकीन दिलाती हूँ जो मैं नोट्स आप लोगों के लिए लेके आई हूँ 110%। एक एक अक्षर और एक एक लाइन जो है इसमें से डिटो जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है ना, आप लोग जब हम करवाएंगे या आप लोगों ने किए होंगे तो उसमें देखा होगा इसी में से ही जो है आपका क्वेश्चन आंसर बने हुए हैं। पेपर जो है एग्ज़ाम जो है बना हुआ है, तो एक भी लाइन आप लोगों को नहीं छोड़नी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं। थ्योरी क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। जब जब भी आपका एग्ज़ाम होगा ना तब उससे अगले दिन आप आके बताएं, अगले दिन क्या उसी दिन आप आके बताएंगे कि देखिए मैम आपने ये करवाया था तो ये सब आया हुआ है एग्ज़ाम में। तो मैं आपको पूरा यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से करवा रही हूँ। आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये आप नोट्स के ज़रिए अपनी रिवीजन करिए और थ्योरी क्लासेस जो है ज़रूर जाके देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी एमसीक्यू की जो है वीडियो होगी। और अगर थोड़ी सी तबीयत ठीक रही तो शाम को जो शॉर्ट वीडियो हमारी सीरीज चली हुई है वो भी मैं ज़रूर लूँगी। अगर थोड़ी सी तबीयत मेरे को लगा कि मैं करवा सकती हूँ, ठीक है मेरी तबीयत, तो मैं जो हमारी शॉर्ट वीडियो के दौरान चली हुई है वो भी मैं ज़रूर लूँगी। ठीक है, और अगर आपको वो सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितने भी देखते हैं बच्चे, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।